दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल हमने बात की थी परमाणु के बारे में और परमाणु के प्रमुख जो मॉडल थे उनके बारे में बात की थी। आज हम ओवरऑल परमाणु के बारे में बात करेंगे कि परमाणु क्या है और इसका वर्तमान स्वरूप जो बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे मॉडल्स है, उनका सार क्या है, उनको हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखेंगे परमाणु का, ये परमाणु है। हम इसका वही पक्ष देखेंगे जहाँ से सवाल उठेंगे, बाकी हम पक्षों को, जो पक्ष हैं उनको स्किप करेंगे। सबसे पहले परमाणु की खोज की थी 1808 में डाल्टन ने। ठीक। दूसरी बात, परमाणु के अंदर 3 मूलभूत पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इसको थॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन भी बोलते हैं। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज की थी 1886 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी 1912 में। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। ये वही 1897 है जब सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रल, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हो गए परमाणु के परमाणु के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, 1886 में की थी और इस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1912 में और इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने 1897 में और इस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये हो गई। और परमाणु की खोज 1860 में जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक। ये तो हो गए ये बात। अब इसके साथ में एक बात देख लेते हैं। जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि की होती है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है 1 एंगस्ट्रॉम कोटि की होती है। 1 एंगस्ट्रॉम बोले तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इस कोटि की इसकी त्रिज्या होती है। अब इसके अलावा आपने ये बात सुना होगा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक का मतलब यह है कि वो तत्व आवर्त सारणी में किस स्थान पर आता है, कि पर्टिकुलर कोई तत्व वो आवर्त सारणी में किस स्थान पर आता है और इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कार्बन 6 नंबर पर आता है। ठीक। तो ऐसे ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। तो Z क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। ठीक है। अब एक दूसरा नाम सुना होगा आपने, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है कि हमने देखा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो जो परमाणु होता है इसका अधिकांश जो मास होता है वो नाभिक के अंदर होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं ए से। इसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं। तो ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, जितना किसी कोई तत्व है जो इसका परमाणु क्रमांक होता है
उतने ही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है और उसमें ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो Z = P = E, तो इससे कंफ्यूज कतई नहीं होना। यदि प्रोटॉन की संख्या दी हुई है तो आप परमाणु क्रमांक बता सकते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा अब होता है परमाणु भार। परमाणु भार की जो आधुनिक परिभाषा है वो ये है कि कार्बन की किसी तत्व के परमाणु का भार कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, तो वो परमाणु भार कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा कोई आपसे नहीं पूछेगा। यदि आपको साधारणतः यदि निकालना है तो एक कॉमन सेंस ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक का जस्ट यदि आप डबल कर दोगे तो परमाणु भार आ जाएगा मोटा मोटा। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है तो परमाणु भार इसका 14 पॉइंट और कुछ हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तो परमाणु भार इसका लगभग 16 हो जाएगा। 15.99 है तो उसको राउंड फिगर में लेंगे तो ये हो जाएगा। आपको इतना ही ध्यान रखना है और ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और ध्यान रखना आप, दो चीज़ और होती हैं, आपने नाम सुना होगा। एक तो होता है समस्थानिक, जिसे आइसोटोप्स भी बोलते हैं। एक होता है समभारिक, जिसे आइसोबार भी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। आपको ये लिखा हुआ है समस्थानिक, इसका मतलब यह है कि इसमें स्थान तो समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बोले तो ए अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। ठीक है, समभारिक में क्या है, भार, समभारिक मतलब भार समान है, तो द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या समान है तो इसका मतलब ये है। अब ये क्या, ये चक्कर क्या है, ये चक्कर ये है कि जो ये आइसोटोप होते हैं ना, समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक में जैसे आपने नाम सुना होगा आयोडीन 131, आपने नाम सुना होगा कोबाल्ट 60, आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने कार्बन 12 का नाम सुना होगा, आपने कार्बन 14 का नाम सुना होगा। तो आप इससे समझिए कार्बन 12, अब कार्बन 12 है ना, इसका परमाणु क्रमांक दोनों में ही 6 है, लेकिन यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या का योग 12 है, इसकी का 14 है। तो अब इनका एक खास, क्योंकि अब जैसे ये आइसोटोप है तो इनमें खास एक प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। तो प्रॉपर्टी क्या पाई जाती है, जैसे आयोडीन 131 है, इसका इस्तेमाल होता है घेंगा नामक जो रोग होता है उसकी थेरेपी में इसका इस्तेमाल होता है, घेंगा के उपचार में। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। यूरेनियम का इस्तेमाल आपको पता है कि जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं बोले तो, जिनको परमाणु भट्टियाँ बोलते हैं, जिनसे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर ये फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। और इनके बारे में आपने सुना होगा, ये कहाँ इस्तेमाल आते हैं। कार्बन 12 है जो परमाणु भार है उसकी परिभाषा में काम आता है। और इसके अलावा जो कार्बन के आइसोटोप होते हैं वो कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो कितना पुराना है, तो कार्बन डेंटिंग प्रणाली में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो ये आप समझ चुके हैं। अब इसके अलावा जो एटम जहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, जो ये बताया है मैंने, यहाँ से सवाल बनते हैं
यहाँ से सवाल बनते हैं। इनका उपयोग पूछ सकता है, वो कोबाल्ट 60 का उपयोग पूछ सकता है, यूरेनियम का पूछ सकता है, कार्बन से पूछ सकता है। और इसके अलावा आपने एक और एग्जाम्पल देखा होगा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक तो हाइड्रोजन ही होता है और एक ड्यूटेरियम होता है और एक ये होता है ट्राइटिरियम, है ना। तो इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, HDT, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो ये भी सवाल में पूछा जा सकता है। D2, जैसे ये H2O इससे बनता है, H2O साधारण जल, और इससे जो बनता है D2O को भारी पानी भी कहा जाता है, भारी जल। और भारी जल का क्या इस्तेमाल होता है, जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं ना, उनमें वो रेडिएटर का काम करता है, शीतलक का काम करता है, ठीक है। वो यहाँ से सवाल पूछ सकता है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, और यहाँ से सवाल पूछ सकता है वो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन की संख्या के और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात। अब इसके अलावा एक थोड़ी सी जानकारी और बचती है। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन उग गए, ये नाभिक उग गया, ठीक है, और ये इसके ऑर्बिट उग गए। इनको K, L, M, N और O इस तरीके से नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से नाम से भी इनको प्रेजेंट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इनको कक्ष बोलते हैं, कक्ष या कक्षा, ऑर्बिट बोलते हैं इनको, इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जो जितना नाभिक के पास में होगा वो उतना मजबूती के साथ इससे बंधा होगा, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और जो जितना भार होगा वो उतना ढीला बंधा होगा, तो उसको तोड़ने के लिए उतनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब किसी कक्ष में, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है वो ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, 2n²। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 2n²। और यहाँ पर n क्या है, n ये है कि ये पहली कक्षा की बात कर रहा है या दूसरी कक्षा की बात कर रहा है या तीसरी कक्षा की बात कर रहा है। तो जैसे हम ये बात देखें, K, L, M, N, O, K पहली कक्षा है, L दूसरी है, M तीसरी है, N चौथी है और ये पांचवी है, ठीक है। तो हम इस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें तो K, तो 2 गुणा n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा की बात है। तो 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 1 गुणा 1, 1 इंटू 2 तो 2। L में क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर भी 2n स्क्वायर लगेगा, तो 2 गुणा, अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि दूसरी क्लास की बात है। तो 2 का स्क्वायर, 2 2 4 दूनी 8, ठीक। इसका यदि हम देखें तो ये हो जाएगा 2 गुणा, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि तीसरी क्लास की बात है। तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूना 18। अब इसके अलावा यदि n की बात करें तो n में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n की बात चल रही है। तो 4 चौक 16 दूना 32 और
अब यदि O की बात करें तो O में N की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 2 गुणा, तो 5 25 2 50, इनको मैजिक नंबर भी बोलते हैं। यदि कोई टिपिकल घुमाना चाहे तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। इसको मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि मैंने 1-2 एग्ज़ाम में ऐसे सवाल देखे हैं। एल को दे दिया और पूछ लिया आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आपको पता होना चाहिए कि एल 2 है, एल दूसरी क्लास की बात है, दूसरे ऑर्बिट की बात है, दूसरे ऑर्बिट की बात है, तो 2 गुणा 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये एटम का पूरा खेल है। और इतना यदि आपने एटम के बारे में जान लिया तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में एटम से संबंधित तो कोई अटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप कोई हायर एजुकेशन से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई बड़ी स्पेशल साइंस की ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर तो वहाँ तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। वरना ये जो भी जैसे फर्स्ट ग्रेड की है, थर्ड ग्रेड की है, रेलवे की है, एसएससी की है, एलडीसी ग्रेड सेकंड की है, यहाँ पर ये जो मैंने आपको एटम के बारे में बताया है, यहाँ से ही सवाल आने की पूरी संभावना होती है। और यदि उसको उलझाना होगा तो फिर तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ से ही कवर करेगा। तो आज एटम हो चुका है। अब इसके बाद में हम एक नया टॉपिक कल से शुरू करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, और संत महाराज की जय ज़रूर बोलें। जय हो संत महाराज।